मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, बिजनेस स्टडी का जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है, बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाता है। तो आप लोगों को सबको याद हो कि लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंदर मैंने बताया था कि वन कंपनी डिपॉजिट देयर मनी विद अनदर कंपनी, यानी कि कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को पैसा क्रेडिट पे प्रोवाइड करती है तो उसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। हमने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में पढ़ लिया था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। फीचर्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। देखो बेटा, जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं उनकी क्या फीचर्स है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो, अगर हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की फीचर्स के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट फीचर दी गई है कि दिस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज। देखो, जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है दैट ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज, दो कंपनियों के बीच में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। सेकंड, क्लियर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। देखो, जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है दे आर फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए किए जाते हैं, यानी कि इनका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होता है। सेकंड, दे आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। देखो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कहा जाता है। कारण है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या कोई मॉर्गेज नहीं किया जाता, कोई चीज गिरवी नहीं रखवाई जाती। एक कंपनी किसी मीडिएटर के थ्रू किसी दूसरी कंपनी को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, दीस ट्रांजैक्शंस आर जनरली कंप्लीटेड थ्रू ब्रोकर्स, यानी कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ट्रांजैक्शन आर जनरली परफॉर्म थ्रू ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है, इसमें किसी मीडिएटर किसी ब्रोकर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दिस डिपॉजिट बियर ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू बैंक एंड अदर मार्केट्स। देखो, अगर हम बैंक या किसी दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज हायर एज कंपेयर टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज हायर। उसके बाद दे आर रिस्की डिपॉजिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंडर्स। देखो, जो लेंडर्स है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के अंडर लोन दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दे आर एट रिस्क। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट रिस्की होता है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। उसके बाद दिस डिपॉजिट हैव नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। देखो, इस प्रकार की जो डिपॉजिट होती है उसका कोई मार्केट नहीं होता। जैसे कोई भी कंपनी जैसे शेयर इशू करती है तो शेयर्स के लिए शेयर मार्केट होता है, डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर मार्केट होता है, लेकिन इस प्रकार की डिपॉजिट का कोई पर्टिकुलरली मार्केट नहीं है कि उस मार्केट में जाओ वहां पे कुछ कंपनियां आपको मिलेगी, उन कंपनियों से आप पैसा उधार ले सकते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। उसके बाद दिस ट्रांजैक्शन हैव नो लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के केस में एक बेनिफिट ये भी होता है कि फॉर सच ए ट्रांजैक्शन देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के केस में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट नहीं करनी पड़ती, नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस ये कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद दिस डिपॉजिट है 3 टाइप्स, 6 मंथ डिपॉजिट, 3 मंथ डिपॉजिट एंड कॉल डिपॉजिट। आपने ये भी पढ़ा कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ और कॉल डिपॉजिट। 3 प्रकार की डिपॉजिट होती है। उसके बाद दिस डिपॉजिट आर प्रेफर्ड बाय लो रेटेड कंपनी। देखो, जो लो रेटेड कंपनीज होती है, लो रेटेड कंपनीज का मतलब है ऐसी कंपनी जिनकी मार्केट रेपुटेशंस कम है, मार्केट में जिनको क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं हो रही, वो कंपनियां इस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को प्रेफरेंस देती है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, अगर मार्केट में आपकी रेपुटेटेड कंपनीज हैं, आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो यू मे रेज द लोन फ्रॉम द बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो कंपनियां मार्केट में लो रैंक पे जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है वो लोग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को
फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको इजीली लोन मिलेगा, ठीक है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज प्रेफर्ड बाय लो रैंक कंपनीज, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीप्ट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% एग्जाम्स में इन तीनों में से एक कॉन्सेप्ट जरूर आता है। 99% तीनों में से एक कॉन्सेप्ट जरूर आता है। देखो बेटा, पहले तो इनको शॉर्ट में समझ लो, फिर इसके बाद एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी receipts, and third one is Indian depository receipts। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को इन शॉर्ट जीडीआर कहा जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स को एडीआर कहा जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट को आईडीआर कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? देखो, आज के टाइम पीरियड पे आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड चल रहा है। हर कंपनी अपने आप को ग्लोबल लेवल से कनेक्ट करके चलती है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम करती है। लाइक हमारे देश की इंडियन कंपनी के बारे में बात करें, रिलायंस के बारे में। रिलायंस केवल अपना बिजनेस इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर करती है। तो देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो फॉरेन करेंसी को ऑब्टेन करने के लिए वो फॉरेन कंट्रीज में अपने सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स इशू करती है, जिसको हम जीडीआर कहते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स का मतलब होता है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपने शेयर्स को इशू करना टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को ऑब्टेन करने के पर्पस से, दैट इज कॉल्ड जीडीआर। इसी प्रकार अगर कोई कंपनी केवल अमेरिकन डॉलर चाहती है तो वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को इशू करेगी, जिसको कहा जाएगा एडीआर। इसी प्रकार अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी, किसी दूसरे देश की कंपनी है, वो इंडियन करेंसी चाहती है तो वो हमारे देश के अपने शेयर्स इशू करेगी, दैट इज कॉल्ड आईडीआर। तो कहने का मतलब क्या होता है कि दीस डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स आर दोज शेयर्स डॉक्यूमेंट व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी। यानी कि फॉरेन करेंसी ऑब्टेन करने के पर्पस से फॉरेन कंट्रीज में जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है उनको डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स कहा जाता है। अब इनमें से हम लोग एक एक डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स है, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट यानी कि जीडीआर। हम पहली डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, इन शॉर्ट GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये क्या होती है? देखिए बेटा, GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच द कंपनी ऑफ ए कंट्री इशू इन US डॉलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल। यानी कि कोई भी कंपनी फॉरेन कैपिटल ऑब्टेन करने के पर्पस से US डॉलर के रूप में जो इंडियन सिक्योरिटीज इशू करती है उसको जीडीआर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई मुझे आज अमेरिका की करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए, तो हमारे देश की कोई कंपनी जो अमेरिका में बिजनेस करना चाहती है, जिसके लिए उसको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, तो वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपनी सिक्योरिटीज को इशू करेगी। हालांकि वो एडीआर कहलाता है, लेकिन एडीआर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द जीडीआर। तो देखिए, कह रहा है कि जीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट, जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच द कंपनी ऑफ ए कंट्री, जिसको हमारे देश की कोई कंपनी इशू करती है इन US डॉलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल, US डॉलर के रूप में फॉरेन कैपिटल को ऑब्टेन करने के पर्पस से।
they are traded in all those foreign share market where they have been listed. यानी कि GDR को परचेज और सेल किया जा सकता है, उसका ट्रेड किया जा सकता है उन सभी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे इन GDR को लिस्ट करवाया गया। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इसी प्रकार ब्रिटेन के स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर मैंने GDR को लिस्टेड करवाया है वहां पे जाकर हम उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को सभी को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए कि शेयर्स की डीलिंग करने के लिए जो मार्केट होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। हर कंट्री का अपना स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंडिया है, इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरीके से टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट वेयर दे हैव बीन लिस्टेड, यानी कि GDR को उन सभी फॉरेन शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है जहां पर वो लिस्टेड हो। फॉर एग्जांपल GDR issued by the Reliance Industries are listed on the New York Stock Exchange। भाई जैसे रिलायंस कंपनी का जो GDR है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम होता है नैस्डैक। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है दैट इज नैस्डैक। बॉम्बे इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल NSE। इस तरीके से तो ये कह रहे हैं कि GDR issued by Reliance company are listed on the New York Stock Exchange, therefore transaction of sale or purchase of these GDR can be made only on this stock exchange। इसमें जो GDR की परचेज या सेल है वो केवल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में की जा सकती है। रिलायंस कंपनी ने जो GDR इशू किया है दैट इज लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, therefore it can be traded in न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में ही इसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ GDR। GDR की क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखो GDR की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की बात करें तो पहली फीचर है GDR कैन बी लिस्टेड ऑन एन अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। देखो कोई भी कंपनी अगर GDR इशू करना चाहती है तो वो GDR अमेरिका के या न्यूयॉर्क के अमेरिका के या फिर यूरोप के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया जा सकता है। GDR कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड, वन GDR कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। देखो एक GDR में एक से ज्यादा शेयर्स हो सकते हैं। कैसे? भाई मान लो आज रिलायंस कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करती है इंडिया में उसका एक शेयर 10 रुपीस का है। इंडिया में उसका एक शेयर कितने का है? 10 रुपीस का है। अब अगर देखो रिलायंस कंपनी अमेरिका में अपना शेयर इशू करना चाहती है अमेरिका, तो अमेरिका में $1 इंडिया के 70 रुपीस के इक्विवेलेंट है। $1 इंडिया के 70 रुपीस के इक्विवेलेंट है। अब आप देखो कि अमेरिका में जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा $1, $2, $3 का हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता $0.5, $0.2। पॉइंटों में तो करेंसी होती नहीं। उसकी जो करेंसी है वो $1, $2, $5, $10 है। अब उसका $1 70 रुपीस का है, तो 70 रुपीस में रिलायंस कंपनी के कितने शेयर्स आ जाएंगे? 7 शेयर्स आएंगे। भाई एक शेयर 10 रुपीस का है तो 70 रुपीस में कितने शेयर्स आ जाएंगे? 7 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो वो लोग कंपनी क्या करेगी, अपने इंडियन शेयर्स को अगर GDR के रूप में इशू करने तो वो GDR में ऐसे कन्वर्ट करेगी कि वो पूरी तरीके से रुपी डिनोमिनेशन में प्रेजेंट किए जा सके। तो इसमें क्या होता है कि 1 GDR, जैसे यहाँ पे इस केस में 1 GDR इज इक्वल टू 7 शेयर्स रखा जाएगा। एक GDR में कितने शेयर्स होंगे? 7। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि 1 GDR कैन प्रेजेंट मोर देन 1 शेयर। एक GDR में एक से ज्यादा शेयर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, द होल्डर ऑफ GDR हैज नो राइट टू वोट इन द कंपनी, हाउएवर द शेयर होल्डर डू हैव दिस राइट। इससे पहले एक पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट और देखो। द बियरर और होल्डर ऑफ GDR कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। देखो GDR का जो होल्डर होता है
जिसने कंपनी के जीडीआर खरीदे हुए, later on if he wants he can convert this GDR into shares। भाई मान लो मैंने किसी कंपनी के 10 GDR खरीदे हुए, 10 GDR, ठीक है, 1 GDR is equal to 7 shares, ठीक है, तो 10 GDR में कितने शेयर्स हो गए? 70 शेयर्स हो गए। अगर लेटर ऑन मान लो मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे इस कंपनी का GDR नहीं चाहिए, मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो GDR में भी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। आप अपने GDR को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। द होल्डर ऑफ GDR कैन कन्वर्ट देयर GDR इनटू शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द होल्डर ऑफ GDR हैज नो राइट टू वोट इन द कंपनी, हाउएवर द शेयर होल्डर डू हैव दिस राइट। देखो जिनके पास कंपनी के GDR होते हैं उनको कंपनी के अंदर वोटिंग देने का राइट नहीं होता। GDR होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। हालांकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे किसी कंपनी के रियल ओनर शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट। हालांकि अगर देखें GDR इज इक्विवेलेंट टू शेयर्स, बल्कि एक GDR में मोर देन 1 शेयर्स होते हैं लगभग, लेकिन फिर भी जो GDR के होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी में कोई वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो अपने GDR को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं, आफ्टर दैट दे हैव वोटिंग राइट। उसके बाद द डिविडेंड ऑन दिस GDR इज क्वाइट लाइक द डिविडेंड ऑन शेयर्स। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, पहले भी बताया था कि जैसे कोई भी कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट अर्न करती है वो प्रॉफिट शेयर्स होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है वो प्रॉफिट शेयर्स होल्डर के बीच में बांटा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ऑन GDR डिविडेंड इज पेड सिमिलरली जस्ट लाइक एज शेयर्स। GDR के ऊपर भी कंपनी उसी तरीके से डिविडेंड देगी जैसे ऑर्डिनरी केसेस में शेयर्स के ऊपर दिया जाता है। डिविडेंड पेड ऑन GDR इज जस्ट लाइक एज डिविडेंड ऑन शेयर्स। उसके बाद GDR आर इन US डॉलर डिनोमिनेशन। देखो कोई भी कंपनी जब GDR इशू करेगी तो वो US डॉलर डिनोमिनेशन में इशू करेगी, यानी कि अपने शेयर्स को US डॉलर के डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करके वो GDR इशू करेगी, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ GDR, ये सारी GDR की फीचर्स। अब हम लोग बात करते हैं इशू प्रोसेस ऑफ GDR। देखो बेटा कोई भी कंपनी जैसे GDR इशू करना चाहती है तो उसका इशू प्रोसेस क्या होगा? इशू प्रोसेस ऑफ GDR। बेटा GDR का इशू प्रोसेस क्या है, इसको कैसे इशू किया जाता है? देखो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो अब इंडिया की कोई कंपनी है लाइक रिलायंस कंपनी, वो अमेरिका में GDR इशू करना चाहती है, तो ऐसा नहीं कि रिलायंस कंपनी अमेरिका में गई, वहां के ऊपर जाकर बैठी और ये कह देगी जी हमारे GDR इशू कर दो, ऐसा नहीं। GDR इशू करने के लिए भी आपको एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। देखो GDR जो इशू होंगे ना, उसको इशू करने के लिए आपको 2 बैंकों का यूज करना पड़ेगा, एक तो इंडिया का बैंक और दूसरा फॉरेन बैंक। भाई जैसे आप अमेरिका में GDR इशू करना चाहते हो तो आप एक तो इंडियन बैंक की हेल्प लोगे, वो इंडियन बैंक अमेरिका के किसी बैंक की हेल्प लेगा और उन दोनों बैंकों के थ्रू आपके GDR इशू होंगे। हम अगर अपनी कंट्री के बैंक की बात करें तो इसको कहते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, BC। इसी प्रकार अगर हम किसी दूसरे देश के बैंक की हेल्प लेंगे GDR इशू करने के लिए तो उसको कहा जाता है ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ODC। ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ठीक है। इसका यूज किया जाए। देखो इसमें क्या होता है कि भाई मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में GDR इशू करने के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। भाई जैसे इंडिया की कोई कंपनी है अमेरिका में अपना GDR अपने शेयर इशू करना चाहती है,
अगर हम अमेरिका में शेयर इशू करना चाहेंगे तो उसको इन फॉर्म ऑफ जीडीआर इशू किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हमें जितने भी शेयर्स इशू करने हैं, हम वो सारे शेयर्स अपने इंडियन डोमेस्टिक बैंक को हैंड ओवर करेंगे। भाई इंडिया के किसी बैंक को हायर करेंगे कि भाई आप अमेरिका में हमारे जीडीआर इशू करने में हेल्प करो, इसके बदले में आपका जो भी कमीशन या जो भी चार्जेस बनता है वो हम आपको पे करेंगे। ठीक है, मान लो इंडिया को कोई बैंक जीडीआर इशू करने के लिए तैयार हो, सबसे पहले हमारी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं जिसको इन फॉर्म ऑफ जीडीआर आपको इशू करना है, वो सारे शेयर्स आप इंडियन डोमेस्टिक बैंक को, यानी कि हमारे देश का जो बैंक है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, उसको हैंड ओवर करेंगे कि जी ये हमारे 1 लाख शेयर्स हैं, आप इसको जीडीआर के रूप में अमेरिका में इशू कर दो। ठीक है, अब वो जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक होगा, इट विल रिक्वेस्ट एनी ओवरसीज कस्टोडियन बैंक टू इशू शेयर्स इन फॉर्म ऑफ जीडीआर। भाई जैसे बैंकों का तो आपस में कॉन्टेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, हमारे देश का बैंक अमेरिका के किसी बैंक से कांटेक्ट करेगा कि भाई हमारे देश की ये कंपनी जीडीआर इशू करना चाहती है, आप जीडीआर इशू कर रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, जो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक है वो बैंक क्या करेगा, हमारे देश के बैंक से जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है उनसे शेयर सर्टिफिकेट ले लेगा और उन शेयर्स को जीडीआर के रूप में कन्वर्ट करेगा। मैंने बताया कि 1 जीडीआर मे बी मोर देन 1 शेयर्स। भाई उसने अपने देश की करेंसी के हिसाब से शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट करवा लिया कि भाई उस देश की एक करेंसी में कितने शेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट ओवरसीज कस्टोडियन बैंक विल इशू द शेयर्स इन फॉर्म ऑफ जीडीआर। फिर उसके बाद वो अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स को इशू करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग जीडीआर। ये जीडीआर को इशू करने का प्रोसेस होता है। तो देखो बेटा, जीडीआर इशू करने का जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, तो इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी इशूइंग जीडीआर हैंड ओवर इट्स शेयर्स टू सम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। देखो जो कंपनी जीडीआर इशू करना चाहती है, इट विल हैंड ओवर इट्स शेयर्स टू सम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। वो किसी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, हमारे देश के किसी कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर्स हैंड ओवर करेंगे। द डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक situated in some foreign country for issuing the shares as GDR। जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक होगा वो किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से, कस्टोडियन या डिपॉजिटरी बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि वो जीडीआर इशू करने में हेल्प करे। द प्रोसेस ऑफ इशूइंग जीडीआर इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे कहेगा कि जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, इसके बाद जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, इट विल कन्वर्ट द शेयर्स शोन इन रुपीस इनटू जीडीआर व्हिच आर इन यूएस डॉलर। वो हमारे शेयर्स को जो रुपीस में दिखाए गए उनको जीडीआर में कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर। और इन द एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इशू दैट टू द इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स, यानी कि जो लोग जीडीआर में इंटरेस्टेड है उन लोगों को वो जीडीआर इशू करेगा। जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, इट विल इशू द जीडीआर, वो जीडीआर को इशू करेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो प्रोसेस है इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक इशूइंग कंपनी होती है। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि द इशू प्रोसेस ऑफ जीडीआर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। देखो सबसे पहले इशूइंग कंपनी होती है जो जीडीआर इशू करना चाहती है। दिस कंपनी विल हैंड ओवर शेयर्स। ये कंपनी अपने शेयर्स डिपॉजिट डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को हैंड ओवर करेगा। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इसको हैंड ओवर करेगा। ठीक है, जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक होगा, इट विल कॉन्टैक्ट टू ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से कांटेक्ट करें। ठीक है, फिर जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है
इट विल कन्वर्ट द शेयर्स इनटू GDR, GDR में कन्वर्ट करेगा एंड दे विल बी इश्यूड टू द इन्वेस्टर्स। वो GDR में कन्वर्ट करके किनको इश्यू करेगा? इन्वेस्टर्स को इश्यू करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग GDR इन सम फॉरेन कंट्री। किसी भी फॉरेन कंट्री में GDR इश्यू करने के ये फायदे, ये प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ GDR। देखो कोई भी कंपनी अगर GDR इश्यू करती है तो उसका क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके फायदे हैं। तो देखिए फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इश्यूइंग GDR। GDR इश्यू करने की ये कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज आता है गेटिंग फॉरेन कैपिटल। देखिए बाय इश्यू ऑफ GDR इन फॉरेन कंट्री वी कैन ऑब्टेन द फॉरेन कैपिटल। हम लोग फॉरेन कैपिटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, आज की कंडीशन में हर कंट्री ये चाहता है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके पास फॉरेन करेंसी, ठीक है। कारण क्या है कि अगर मान लो आज आप फॉरेन लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, अमेरिका में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो यू हैव टू मेक द पेमेंट इन US डॉलर। आपको जो पेमेंट करनी होगी वहां पे वो US डॉलर के रूप में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप चाहोगे कि आपके पास US डॉलर, अमेरिका की करेंसी आपके पास हो, तो GDR इश्यू करके आपको फॉरेन कैपिटल मिलेगी। तो पहला इसका एडवांटेज है इंडियन कंपनी कैन गेट फॉरेन कैपिटल थ्रू द मीडियम ऑफ GDR। यानी कि GDR के थ्रू जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कैपिटल अरेंज कर सकती है। इट मींस सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल टू देम, ये उनको सफिशिएंट फाइनेंस प्रोवाइड करती है। Thus it increase the foreign exchange reserve in the country। इसके थ्रू हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज होता है। भाई जब हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी तो देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बोथ दिस फैक्टर हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों फैक्टर से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड, मोर लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जिस चीज को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके उसको लिक्विड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड। तो देखो जो GDR होते हैं ना, दे आर मोर लिक्विड। आज आपके पास पैसा है, आप किसी जमीन को खरीदो, आपने कोई लैंड परचेज कर ली, आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, तो आपकी लिक्विडिटी खत्म हो गई। क्योंकि कल को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो लैंड, जमीन को या बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीन को तुरंत बेच के तुरंत पैसा ऑब्टेन करना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने GDR खरीदे हुए ना, तो GDR को किसी भी समय कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए जो GDR होते हैं दे आर मोर लिक्विड। तो आप ये लिखेंगे कि देयर इज मोर लिक्विडिटी इन द GDR एज कंपेयर्ड टू शेयर्स। शेयर के कंपैरेटिवली GDR में ज्यादा लिक्विडिटी होती है। GDR आर मोर लिक्विड एज कंपेयर्ड टू शेयर्स because they are issued by the financially sound companies। देखो जो कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं उन्हीं कंपनियों के द्वारा GDR इशू किए जाते हैं और ऐसी कंपनी के GDR को कोई भी बंदा खरीदने के लिए तैयार होता है। तो इन अदर वर्ड्स दे कैन बी सोल्ड इजीली, यानी कि ऐसी कंपनियों के GDR को आसानी से बेचा जा सकता है। थर्ड, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी। देखो GDR इशू करने का एक फायदा ये भी होता है, इट हेल्प टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की गुडविल को बढ़ाता है। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, आज आपने मार्केट में GDR इशू की तो उससे मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। आप लोग कई बार नहीं देखते, जैसे आपने कोई कपड़े पहने, आपसे मैंने जैसे कोई कपड़े पहने हुए, किसी ने पूछे कि भाई ये कपड़े कहाँ से लिए, मैं उसको कहती हूँ यार मैं अमेरिका गया था वहां से लेकर आया। तो आप लोगों के लिए ब्रांड बन जाते हैं कि तो अमेरिका से फॉरेन कपड़े पहन रखे, फॉरेन शूज पहन रखे। तो उससे क्या होगा कि लोगों के सामने एक रेपुटेशन बढ़ती है। इसी प्रकार अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स वर्ल्ड लेवल के ऊपर इशू कर रही है, दूसरे देशों में इशू कर रही है, दूसरी कंट्रीज के इशू कर रही है, तो इससे कंपनी की जो रेपुटेशन है दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कंपनी दैट इशू द GDR गेन्स रेपुटेशन इन द मार्केट। जो कंपनियां GDR इशू करती है उनकी मार्केट रेपुटेशन इंक्रीज होती है एंड इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर। देखो जब कंपनी की मार्केट रेपुटेशन इंप्रूव होती है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार होते हैं
और जब मार्केट में शेयर्स की डिमांड आएगी तो नो डाउट उसके प्राइस भी इंक्रीज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। देखो बेटा फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी को इशू करने की कॉस्ट। एक सेकंड प्लीज। देखो बेटा फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इशू करने के खर्च। जैसे कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट को प्रिंट करवाना पड़ेगा, किसी बैंक से कांटेक्ट करवाना पड़ेगा, आपको शेयर्स मार्केट में शेयर्स को बेचने का एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। देखो कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स को इशू करने के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इशू एक्सपेंस ऑफ द या फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ जीडीआर। अगर आप जीडीआर इशू करना चाहते हो तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू इशू ऑफ शेयर कम होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या लिखेंगे कि भाई एक कंपनी हैज टू बियर लेस एक्सपेंसेस इन इशूइंग GDR as compared to issuing of shares। भाई शेयर इशू करने के कंपैरेटिवली GDR इशू करने में खर्चे कम होंगे। नेक्स्ट बेटर शेयर प्राइस। बेटर शेयर प्राइस का मतलब क्या होता है कि शेयर्स का अच्छा प्राइस मिलता है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है उसने GDR इशू की तो इससे क्या होगा कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर मार्केट एक्सटेंड हो गया। अब इंडिया का कोई शेयर होल्डर है, उसी कंपनी के शेयर्स अमेरिका में भी ट्रेडेड हो रहे हैं तो वो अपने शेयर्स वहां पे भी बेच सकते हैं या वहां का इन्वेस्टर हमारे देश में अपने शेयर्स को बेच सकता है। तो इससे क्या होता है कि एक्सटेंडेड मार्केट मिल जाता है, मार्केट का एरिया बढ़ जाता है जिससे कि आपको अपने शेयर्स के एक्सेस प्राइस मिल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं एक कंपनी अर्न्स मोर प्राइस बाय इशूइंग जीडीआर इंस्टेड ऑफ इशूइंग शेयर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट because the former is an indicator of good financial position of the company। देखो बेटा एक कंपनी कैन ऑब्टेन मोर प्राइस बाय इशूइंग जीडीआर एज कंपेयर टू इशू ऑफ शेयर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। भाई एक तो क्या होता है कि कोई कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में अपने शेयर इशू करे, एक फॉरेन मार्केट में अपने शेयर इशू करे। तो फॉरेन मार्केट में शेयर इशू करने से कंपनी को शेयर्स के ज्यादा प्राइस मिलेंगे। रीजन भी भाई जीडीआर कौन इशू करेगी? जिसको अपने देश में सक्सेस मिली, अपने देश की सक्सेस से इंप्रेस होकर वो फॉरेन मार्केट में एंट्री करना चाहती है तो वहां के इन्वेस्टर्स हमारे देश की सक्सेस को देखकर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार होंगे। एज ए रिजल्ट द कंपनी विल अर्न मोर प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स इन फॉर्म ऑफ जीडीआर। उसके बाद एक आता है स्केटर्ड शेयर्स होल्डर। देखो बेटा स्केटर्ड शेयर्स होल्डर का मतलब क्या होता है? आज की डेट में हर कंपनी इन्वेस्टर्स चाहती है, हर कंपनी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, बट द शेयर्स होल्डर आर स्कैटर्ड, फैले हुए। देखो एक कंपनी के शेयर्स इंडिया के लोग भी खरीद रहे हैं, अमेरिका के भी खरीद रहे हैं, ब्राजील के भी खरीद रहे हैं, किसी अदर कंट्रीज के भी खरीद रहे हैं। तो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर शेयर्स होल्डर है। अब बात आती है कि भाई अमेरिका के किसी शेयर्स होल्डर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है या इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे करें? तो इन फॉर्म ऑफ जीडीआर के थ्रू ये पॉसिबल है, यानी कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन शेयर्स होल्डर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि द इशू ऑफ जीडीआर मेक इट पॉसिबल फॉर द शेयर्स होल्डर टू क्रॉस द डोमेस्टिक बाउंड्रीज एंड स्प्रेड फॉर एंड पॉइंट। देखो ये कह रहा है कि जीडीआर का जो इशू होता है ना वो शेयर्स होल्डर के लिए इजी बनाता है डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करना और कहीं पर भी रहना। दिस एंड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी एंड इट कम्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन ग्लोबल बेसिस। इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है और कंपनी को ग्लोबल लेवल के ऊपर एक रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान मिलती है। कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द ग्लोबल लेवल। तो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ इशूइंग जीडीआर। ये जीडीआर को इशू करने के कुछ एडवांटेजेस। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा आज के लिए आप लोग इतना ही कर लीजिए, कल ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।